अस्सलाम वालेकुम। हम सेक्शन 6 से जो है इस वीडियो के अंदर शुरू करेंगे पढ़ना। तो सेक्शन 6 जो है वो प्रिवेंटिव रिलीफ की बात करता है। प्रिवेंटिव रिलीफ मना किस इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी बंदे को, अगर कोई बंदा सपोज़ करें कुछ कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसने कब्ज़ा कर रखा है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा रहा है या कोई दूसरा काम जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर कर रहा है, तो दूसरा बंदा जो होगा जो उसके ऊपर केस करना चाहता है तो वो कोर्ट से वो रिलीफ मांग सकता है। प्रिवेंटिव रिलीफ जिसे हम कह सकते हैं, वो इंजेक्शन मांग सकता है कोर्ट से। वो रिलीफ कोर्ट को ये कहेगा कि भाई फ़िलहाल इस बंदे को जो है आप फिल वक्त तक रोक दे, जब तक इस जो है सूट जो है वो डिसाइड नहीं हो जाता। तो तब तक कोर्ट जो है उस बंदे को रोक देगी वो काम करने से। तो उसे हम प्रिवेंटिव रिलीफ करते हैं, यानी किसी बंदे को कोई कुछ करने से रोक देना, जैसे सेक्शन 5 क्लॉज सी के अंदर आपको मैंने बताया था। उसके बाद सेक्शन 6(7) आता है, वो आपका जो है वो रिलीफ नॉट ग्रांटेड टू इन्फोर्स पेनल लॉ। अगर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट आ रही है किसी सूट के अंदर तो वहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो आपका काबिल कबूल नहीं होगा और वो आपका इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब जहाँ पर अगर कोई क्रिमिनल मैटर आ गया है या जहाँ पर कोई ऐसा मतलब है मामला है जहाँ पर पेनल्टी लग सकती है, पनिशमेंट हो सकती है, तो वहाँ पर जो है आपका स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं करेगा काम। तो ये सेक्शन 7 था। सेक्शन 8 जो है वो कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो है सेक्शन 9, इनका बेसिक फ़र्क जो है सेक्शन 8 का और सेक्शन 9 का मैं आपको सेक्शन 9 पढ़ने के बाद ही बताऊंगा। सेक्शन 8 के अंदर के अगर किसी पर्सन के पास किसी प्रॉपर्टी की पोजीशन लेने का टाइटल है, मतलब उसके पास फिल वक्त तक पोजीशन नहीं है लेकिन उसका टाइटल बनता है कि उसका हक बनता है कि वो प्रॉपर्टी उसके पास हो, लेकिन फिल वक्त वो प्रॉपर्टी किसी और के पास है। मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक पर्सन का टाइटल है कि भाई उसका ये राइट है कि ये प्रॉपर्टी उस बंदे के पास हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के पास है। मतलब एक प्रॉपर्टी है वो ए के पास है लेकिन उस प्रॉपर्टी को बी के पास होना चाहिए क्योंकि उसका टाइटल और राइट दोनों बी के पास हैं। तो बी सूट जो है वो फाइल कर सकती है सीपीसी के तहत, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। उस सूट के अंदर से हम कह सकते हैं सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन टू द प्लेंटिफ। इजेक्टमेंट का सूट जो है वो दायर कर सकती है और उस बंदे को किस बिहाव के ऊपर, टाइटल के बिहाव के ऊपर कि भाई इस प्रॉपर्टी का टाइटल मेरे पास है और मैं राइट रखता हूँ, मेरे पास ये हुकूक है कि प्रॉपर्टी मेरे पास होनी चाहिए, इसका कब्ज़ा जो है वो मेरे पास होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी फ़िलहाल बंदे ने कब्ज़े में ले रखी है। तो सेक्शन 8 जो है वो कहता है कि भाई प्रॉपर्टी किसी के पास है नहीं लेकिन उसका टाइटल क्रिएट होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो पोजीशन की डिमांड कर सकता है। सेक्शन 8। सेक्शन 9 ये है कि भाई किसी बंदे को डिस्पोजेस्ट किया जा रहा है, यानी उसका टाइटल भी है प्रॉपर्टी के और उसके पास पोजीशन भी थी प्रॉपर्टी की, यानी वो उस जगह पर रह भी रहा था, उसके पास वो कब्ज़ा भी था, लेकिन उस बंदे को फोर्सली बगैर उसकी कंसेंट के या बगैर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के उस बंदे को वहाँ से निकाला गया, अपनी प्रॉपर्टी से उस बंदे को बाहर निकाला गया। इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि एक बंदा भाई उसकी कंसेंट से उसको निकाला गया, सपोज़ करें उसने प्रॉपर्टी बेच दी, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो प्रॉपर्टी किसी डिक्री की वजह से एग्जीक्यूट हो गई और प्रॉपर्टी को कोर्ट ने सेल करा दिया, तो या फिर कोर्ट ने जो है वो प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लिया किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए, तो ये तो अलग बात है। लेकिन ना कोई ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हुआ और ना ही उस बंदे की कोई कंसेंट है कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी खाली कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती उस बंदे को उस प्रॉपर्टी से निकाला गया। तो टाइटल था उस बंदे के पास, पोजीशन भी थी उस बंदे के पास, लेकिन उस बंदे को निकाला गया अपनी प्रॉपर्टी से। सेक्शन 8 में क्या था, टाइटल तो था बंदे के पास लेकिन उसके पास पोजीशन नहीं थी, यानी उसका राइट क्रिएट हो रहा था उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि भाई उसकी पोजीशन इसको मिले, लेकिन सेक्शन 9 के अंदर वो बंदा पजेस था, उस बंदे के पास पोजीशन थी, उस बंदे को ज़बरदस्ती उससे जो है पोजीशन उससे छीनी गई। तो इसके अंदर कुछ ग्राउंड आते हैं। जो पहला ग्राउंड है मैंने आपको बता दिया पैराग्राफ कि एक बंदे को डिस्पोजेस किया जा रहा है बगैर उसकी मर्ज़ी के और बगैर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के, तो वो सूट दायर जो है वो कर सकता है। और जो है अगर कोई दूसरा बंदा अपना राइट इस्टेब्लिश करना चाहे उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो उसको भी पूरा हक है कि वो केस दाखिल कर सकता है। यानी ये सूट जो है कि सेक्शन जो है किसी दूसरे बंदे को नहीं रोकता
उसको बार नहीं करता कि आप अपना टाइटल जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते और पोजीशन रिकवर नहीं कर सकते फिलहाल बंदे से। कोई भी बंदा कर सकता है, अगर उसका राइट है बनता है तो वो कर सकता है। उसके बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी केस नहीं होगा अगर वो किसी प्रॉपर्टी की पोजीशन लेते हैं किसी बंदे से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो अक्वायर करता है कोई बंदा गवर्नमेंट जो है किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए, तो उनके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। और जो है लास्ट इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि भाई इस सूट के अंदर ना तो कोई अपील होगी और ना ही जो है कोई रिव्यू होगा, यानी ना ही आपको अपील का कोई हक है जो डिक्री पास हुई इस सेक्शन के तहत उसके ख़िलाफ़, और ना ही आपका कोई रिव्यू का हक है जो डिक्री पास हुई इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 9 में। तो सेक्शन 9 और सेक्शन अब जो है हम 10 की तरफ चलेंगे। तो अब सेक्शन 10 जो है वो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है ना, प्रॉपर्टी मूवेबल जो है उसकी बात करता है कि अगर कोई बंदा किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को हासिल करने का हकदार है, उसका कब्ज़ा जो है उसकी पोजीशन जो है उसको हासिल करने का हकदार है, तो वो सीपीसी के तहत उस प्रॉपर्टी को हासिल कर सकता है। यानी कोई ऐसा पर्सन है जो उस मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन को हासिल करने का हक रखता है, इंटाइटल है, तो वो सीपीसी के प्रोसीजर के तहत उसको फॉलो करेगा और फिर उस प्रोसीजर के तहत ही वो अपना राइट ले सकता है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का। इसके अंदर 2 बंदे इसने मेंशन किए, एक तो ट्रस्टी, अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है उसके अंदर जुड़ा हुआ इस प्रॉपर्टी को तो वो ट्रस्टी जो है उस प्रॉपर्टी को लेने का हक रखता है। और दूसरा कि अगर स्पेशल या टेम्प्रेरी राइट क्रिएट किया गया किसी पर्सन के ऊपर जो मौजूदा पोजीशन है उसको हासिल करने के लिए, तो वो बंदा भी कर सकता है आपका। सेक्शन 10 रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 11 लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज अ ऑनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन, कि उस बंदे की क्या लाइबिलिटी होगी, उस बंदे के ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है जिस बंदे ने प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में रखा है, ना कि एज अ ऑनर नहीं, ठीक है, कोई सेकंड पर्सन जिसके पास उसको रखने का राइट जो है वो नहीं है, तो वो इमीडिएटली उस पोजीशन को, उस प्रॉपर्टी की पोजीशन को ट्रांसफ़र करेगा, डिलीवर करेगा किस बंदे को, जो हकदार है उस प्रॉपर्टी का। यानी सेक्शन 11 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई बंदे ने किसी ने प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है लेकिन उसके पास कोई भी राइट नहीं है उसको रखने का, तो उसके ऊपर ये लायबिलिटी आती है कि वो उस प्रॉपर्टी को डिलीवर करे किसको, जो असली ऑनर है, जो असली हकदार है उस बंदे को, और इमीडिएटली। तो इसके अंदर 4 ग्राउंड हैं। पहला ग्राउंड जो है वो कहता है कि अगर क्लेमनेंट जो है वो डिफेंडेंट से प्रॉपर्टी मांगता है अपनी, और डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को क्यों रखा था अपने पास, एज अ ट्रस्टी, यानी डिफेंडेंट एज अ ट्रस्टी था उस प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, या उस जो है एजेंट था उस प्रॉपर्टी का, लेकिन उसने प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती अपने पास रख ली है, तो फिर उस कंडीशन में क्लेमनेंट जो है, जो ऑनर है, तो वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है उस बंदे से जिसने एज अ ट्रस्टी, एज अ एजेंट अपने पास वो प्रॉपर्टी रखी थी, उस बंदे को। और दूसरा ये है कि भाई सेकंड कंडीशन के अंदर कि जो नुकसान हुआ है उसके लिए सिर्फ पैसे ही काफ़ी नहीं है। अगर कंपनसेशन जो है हर्जाने के तौर पर अगर पैसे लें उस प्रॉपर्टी के बिहाफ के ऊपर कि भाई जो प्रॉपर्टी मेरी डैमेज हुई है या जो डिस्ट्रक्शन हुई है प्रॉपर्टी की, या जो प्रॉपर्टी तुमने अपने पास रखी हुई है, उसके लिए सिर्फ कंपनसेशन काफ़ी नहीं है, उसके लिए सिर्फ हर्जाना काफ़ी नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, डिलीवर होगी, ना कि कंपनसेशन, ठीक है जी। और जो सी ग्राउंड ये है कि भाई जो नुकसान हुआ है उसको हम उसका तयन ना कर सकें, मतलब कि जो नुकसान हुआ है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, उसका जो है हम तयन ना कर सकें, भाई आया कितना नुकसान हुआ है, हमें ये ना पता चल रहा हो कि आया कितना नुकसान हुआ है, तो इस कंडीशन में भी प्रॉपर्टी जो है वो आप डिलीवर करोगे उस बंदे को। और जो है चौथी पॉइंट जो वो ये है कि भाई पोजीशन जो थी प्रॉपर्टी की वो रॉन्गफुली, गलत तरीके से, गैर कानूनी तौर पर क्लेमनेंट से ट्रांसफ़र की गई थी। गैर कानूनी तरीके से क्लेमनेंट जो है
उससे ट्रांसफ़र कराई गई थी प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन के अंदर कि भाई डिफेंडेंट जो है जिसके ऊपर क्लेम किया है क्लेमनेंट ने कि भाई इसके पास ये प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी उसने एज अ एजेंट या एज अ ट्रस्टी एक्वायर कर रखी थी और क्लेमनेंट चाहता है कि वो प्रॉपर्टी इसको वापस मिले। और दूसरा कि भाई कंपनसेशन काफ़ी ना हो उस नुकसान की मद में, जो उस प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है तो उसमें सिर्फ हर्जाना काफ़ी ना हो। तीसरी ये कि भाई हर्जाना हम तय ना कर सकें कि कितना जो है नुकसान जो है हम तय ना कर सकें कि कितना नुकसान हुआ है उस प्रॉपर्टी को लेकर। और चौथी कंडीशन ये है कि क्लेमनेंट से रॉन्गफुली ट्रांसफ़र कराई गई हो पोजीशन किसी दूसरे बंदे को या खुद को ही रॉन्गफुली ट्रांसफ़र कराई गई हो। तो ये था सेक्शन 11। सेक्शन 12 जो है वो कहता है किन केसेस के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो इन्फोर्स हो सकती है कि भाई आपको जिस एक्ट के ऊपर आप एग्री हुए थे, जिस चीज़ के ऊपर आपने एग्रीमेंट किया था या जिस चीज़ के ऊपर आपने मुत्तफ़िक़ाना राय जो है ज़ाहिर की थी और आप राज़ी हुए थे, तो किन कंडीशन के अंदर आपको लाजिम करना है, आप उन चीज़ों से बच नहीं सकते। पहला कि आपने एज अ ट्रस्टी आपने किसी ट्रस्ट को ज्वाइन किया, उसके ऊपर आप एग्री हुए, उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ भाई मैं इस ट्रस्ट को परफॉर्म करूँगा। तो आपने अगर उसको परफॉर्म नहीं किया है तो फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ना, वो कह रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किन केसेस के अंदर इन्फोर्सेबल है कि आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ करनी है, जिस चीज़ के ऊपर आप एग्री हुए थे, आप मुत्तफ़िक हुए थे, आप राज़ी हुए थे, तो वो आपको करना ही करना है, आप उससे बच नहीं सकते। ठीक है जी। पहला तो ट्रस्ट कंडीशन, अगर किसी ट्रस्टी ने ट्रस्ट को ज्वाइन किया है तो उसको वो ट्रस्ट परफॉर्म करना होगा। सेकंड, एक्चुअल डैमेज की हमें पता ना चले, यानी जो नॉन परफॉर्मेंस हुई है किसी एक्ट की, दो पार्टीज़ थी, वो किसी चीज़ के ऊपर राज़ी हुए, सपोज़ करेंगे वो किसी चीज़ के ऊपर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, पार्टी ए पार्टी बी, उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो पार्टी बी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया अपना, यानी अपनी तरफ से उसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, तो उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, उस अमल ना करने की वजह से जो नुकसान हुआ है तो उसका तयन ना कर सकें हम कि आया कितना नुकसान हुआ पार्टी ए को और कितना भरना है पार्टी बी को। तो जब इस चीज़ का पता ना चल रहा हो तो फिर पार्टी बी को लाजमन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है जिस चीज़ के ऊपर वो मुत्तफ़िक हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद सी के अंदर, क्लोज सी के अंदर जो ये है कि भाई कंपनसेशन, हर्जाना जो है उस नॉन परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ना हो। मैंने आपको एग्जांपल दी पार्टी ए पार्टी बी की, तो पार्टी ए और पार्टी बी में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो पार्टी बी ने उस चीज़ को परफॉर्म नहीं किया, अमल नहीं किया उस चीज़ के ऊपर, तो जब पार्टी ए को जो नुकसान हुआ तो उस चीज़ का तयन नहीं कर पा रही थी दोनों पार्टीज़, या कोर्ट भी नहीं कर पा रही कि आया पार्टी ए को कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर पार्टी बी को लाजमन जो है परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। और चौथी जो कंडीशन ये है कि भाई आप पैसे कंपनसेशन नहीं लेके दे सकते किसी बंदे को, यानी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर आप कंपनसेशन लेके नहीं दे सकते उस पार्टी को जिसका नुकसान हुआ है। तो बेसिकली आपको ये बता दूं कि इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट अगर चाहे तो भी कर सकती है, दे सकती है, अगर कोर्ट ना चाहे तो नहीं दे सकती। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आया वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर करती है या नहीं करती। ये कोर्ट का बिल्कुल फुल्ली एब्सोल्यूट कोर्ट का पावर है। कोर्ट मजबूर नहीं है कि उसको आपको देना ही देना है राइट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। ठीक है ना, कोर्ट चाहे तो दे सकती है, अगर ना चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर आपको नहीं दे सकती। तो ये सेक्शन 12 था जिसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको करनी ही करनी है। ठीक है जी। तो अब हम सेक्शन 13 की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन 13 जो ये कहता है कि किसी सब्जेक्ट मैटर जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था उसका कोई पोर्शन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए। उसका पोर्शन मुकम्मल तौर पर वो इम्पॉसिबिलिटी को नहीं ज़ाहिर करता, लेकिन उसका कोई पोर्शन जो है वो परफॉर्म करने की डेट पर जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस पर ये चीज़ आती है कि भाई फिर उस चीज़ के लिए उस पार्ट के लिए कौन सा बंदा जो है लायबल होगा। आया वो
इक्विटेबल ऑनर होगा या वो लीगल ऑनर होगा। सेक्शन 13 ये था। अब जो है अपना सेक्शन 14 ये कहता है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इस्तेमाल, यानी जो पार्ट दो मतलब कॉन्ट्रैक्ट था मुकम्मल तौर पर, तो एक 75% कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया गया और 25% जो है कॉन्ट्रैक्ट को अनपरफॉर्म्ड रह चुका है, वो परफॉर्म नहीं हो सकता या अनपरफॉर्म हो चुका है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि और वो जो पार्टी जिसने परफॉर्म नहीं किया अपना 25%, तो वो ये मानती है कि ठीक है भाई मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को इतना अब 25% परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इसका हर्जाना मैं भर सकती हूँ। तो दो पार्टी में से कोई भी पार्टी कोर्ट में जाकर सूट दायर कर सकती है और कोर्ट फिर ऑर्डर करेगी कि भाई ठीक है जितना आप कर सकते हो परफॉर्म उतना परफॉर्म करें और बाकी जितना रहता है उसकी आप कंपनसेशन दे दें। तो ये सेक्शन 14 ही था आपका। अब सेक्शन 15 जो है वो कहता है कि भाई सेक्शन 14 के अंदर स्मॉल पार्ट अनपरफॉर्म था, लेकिन सेक्शन 15 के अंदर लार्ज पार्ट जो है वो अनपरफॉर्म्ड है। इसमें यह कहता है कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है और कहेगी ठीक है भाई मैं इसको परफॉर्म करूँगी, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो परफॉर्म नहीं करती, सिर्फ 25% परफॉर्म करती है और 75% जो है वो छोड़ देती है, उसको परफॉर्म नहीं करती, तो वही पार्टी जिसने डिफ़ॉल्ट किया है वो सूट दायर नहीं कर सकती किसी दूसरी पार्टी के ऊपर कि भाई कोर्ट इसको ऑर्डर करे कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। हालांकि जब वो खुद डिफ़ॉल्ट में है तो वो उस बंदे का राइट ख़त्म हो जाएगा, वो फिर अपना जो है वो राइट इन्फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है वो कोर्ट में जाकर ये सूट दाखिल कर सकती है कि भाई ठीक है जो है 25% जो है इसने जो है किया है वो, और बाकी कोर्ट इसको डायरेक्शन दे के वो परफॉर्म करे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है अपना पार्ट जो है वो। तो प्लेंटिफ की जो है वो सूट में उसकी एप्लीकेशन पे कोर्ट उस डिफ़ॉल्टर पार्टी को ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि भाई आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें जो आपका पार्ट रहता है। इसके अंदर थर्ड कंडीशन ये है कि अगर प्लेंटिफ कहे कि भाई ठीक है मुझे 25% ही मंजूर है, मुझे ना ही मैं बाकी सारे जो अपने हुकूक हैं वो ख़त्म करता हूँ, रिलिंक्विश करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, मुझे और कोई चीज़ क्लेम नहीं करनी, ना ही मैं फर्दर परफॉर्मेंस के लिए कह रहा हूँ, ना ही मुझे और कोई राइट चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जितना ये करना चाहता है परफॉर्म ये करे, ठीक है उतना ही मैं भी परफॉर्म करूँगा। तो इस कंडीशन में जो है वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। सपोज़ अब एग्जाम्पल से बताता हूँ, पार्टी ए पार्टी बी आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई ठीक है आप मुझे 100 टन ऑयल जो है वो आप देंगे, लेकिन वो सिर्फ जो पार्टी ए जो है वो 25 टन जो है वो देती है उसको ऑयल के बी पार्टी को, और बी पार्टी कहती है कि भाई मैं अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूँगा क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो पार्टी ए जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकती इस बिना के ऊपर कि आप पार्टी बी को ऑर्डर करें कि वो अपना पार्ट परफॉर्म करे। हालांकि क्योंकि डिफ़ॉल्टर पार्टी ए है उसको 100 टन के ऊपर उसने एग्रीमेंट किया था, तो पार्टी ए जो है वो उसको कोर्ट के अंदर नहीं जा सकती इस बिना के ऊपर कि आप कोर्ट बी पार्टी को ऑर्डर करें कि वो जो है अपना पार्ट परफॉर्म करे। हालांकि डिफ़ॉल्टर तो पार्टी ए है, तो इस बिना के ऊपर उसका राइट ख़त्म हो जाता है पार्टी ए का उस डिफ़ॉल्ट के लिए। लेकिन पार्टी बी जो है वो जा सकती है कोर्ट में अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, और कोर्ट से ये एप्लीकेशन कोर्ट को दे सकती है और कोर्ट से ये ऑर्डर मांग सकती है कि भाई आप पार्टी ए को ऑर्डर करें कि वो अपना जो पार्ट रहता है उसको परफॉर्म करें। तो कोर्ट फिर पार्टी ए को जो है ऑर्डर करेगी कि भाई आपने जो पार्ट छोड़ दिया है, जिसको आपने पार्ट परफॉर्म नहीं किया, जिसमें आपने डिफ़ॉल्ट किया है, उसको आप परफॉर्म करें जितना पार्ट आपका रहता है। और थर्ड कंडीशन के अंदर अगर पार्टी बी ये कह दे कि भाई ठीक है नाम मुझे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स करवाना है और नाम बाकी जो सारे भी मेरे राइट हैं मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जैसे कि कंपनसेशन नहीं चाहिए मुझे, या फर्दर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं चाहिए मुझे, या जो भी मेरा नुकसान हुआ है वो मैं छोड़ देता हूँ, बाकी जितना पार्ट ये परफॉर्म करना चाहता है पार्टी ए जो है करना चाहती है उतना पार्ट में भी परफॉर्म करूँगा। तो ये सेक्शन 15 था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो है बाकी सेक्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।